हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों जीएस यानी समान ज्ञान का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी जो लेकर आया था जिसकी मैं सीरीज वो है दोस्तों मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री की हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिया है और अभी रिसेंट में हम लोगों ने मुगल सल्तनत को शुरू किया यानी मुगल साम्राज्य शुरू किया, जिसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने बाबर को पढ़ा है, हुमायूं को पढ़ा है और आज जो हमारा टॉपिक है वो, और फिर हम लोगों ने उसके अंतर्गत जैसे हुमायूं के बाद क्या होता है, बीच में 15 वर्ष का गैप हो जाता है, जब क्या होता है कि हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर देता सूरवंश की। तो सूरवंश के बारे में भी कल हम लोगों ने पढ़ा एक क्लास बीच में। फिर आज जो है, आज हम लोग जो अकबर है, सॉरी दोस्तों, अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है अकबर जब हुमायूं 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में जीत जाता तो फिर से क्या होता है मुगल वंश की भारत में स्थापना हो जाती और फिर इसी क्रम में 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर जब डेथ हो जाती तो उसके बाद क्या होता है जो अकबर है वो शासक बनते हैं, वो सुल्तान बनते हैं, वो बादशाह बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनके बारे में आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे अकबर से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा पढ़ना। ठीक है, और वो जब आप क्लास समाप्त हो जाए, जब आप देख ले तो फिर आप तब जब आप जब लगे आपको जैसा, तब आप कमेंट करिएगा और आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग शुरू करेंगे आज अकबर से। हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये चीजें हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या इस चीजें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये, तो सबसे पहले चीज ये देखेंगे कि ये शासक कैसे बना, क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ी कहानी है। सॉरी दोस्तों। फिर हम लोग इसमें देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इनके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्या होता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, फिर अकबर की साम्राज्यवादी नीतियां, अकबर की साम्राज्यवादी नीतियां, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो 3 चीजें देखेंगे इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या। तो पहला हम लोग देखेंगे इसकी राजपूत नीति, क्या देखेंगे, राजपूत नीति क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सरसरी नज़र देख लेंगे पेपर के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग इसकी उत्तर पश्चिमी नीति, उत्तर पश्चिमी नीति, फिर दक्षिण नीति। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के तहत इसकी 3 नीतियां आती हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद साम्राज्यवादी नीतियों के तहत इसके बाद इसमें क्या देखेंगे, इसकी धार्मिक नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक नीति। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद इसका हम लोग भू राजस्व अलग से देखेंगे मुगल प्रशासन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग फिर इसकी देखेंगे दोस्तों मनसबदारी, इसकी इसने शुरुआत की थी। ठीक है, मनसबदारी की इसी ने शुरुआत की थी, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम पहले अकबर के बारे में इतना पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अकबर जो इनकी भू राजस्व पद्धति है इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर की ही है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो इनका प्रशासन है, मुगल प्रशासन है, उसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर की जो भू राजस्व नीति थी वही लास्ट तक चलती रही, औरंगजेब के शासनकाल तक, जब तक ये मुगल शक्तिशाली रहे, और जो उसका क्या कहते हैं उसका प्रशासन भी सेम वैसा ही चलता रहा।
ठीक है। सैन्य सुधार में थोड़ा थोड़ा ये लोग अपना करते रहते हैं, वो हम लोग उनके जो शासनकाल हैं, जैसे जहांगीर को पढ़ेंगे तो उसने क्या सुधार किया मनसबदारी में, तो वो हम लोग देखेंगे। बट अभी मनसबदारी का क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का ये स्ट्रक्चर है मुगल जो क्या है कि अकबर के तहत हम लोग को पढ़ना है। अकबर में और जैसे कि देखेंगे तो हम लोग क्षेत्र की बात कर लेंगे, हम बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक उसने, जब उसने देखेंगे जीत लिया तो हमको पता ही चल जाएगा किस क्षेत्र में है वो, कब से कब तक है। तो हम इसकी बात कर देते हैं यहाँ पर, कब से कब तक शासक रहा, तो ये 1556 में शासक बना है और 1605 ईस्वी तक, है ना। लगभग 50 वर्षों तक इसने भारत पे रूल किया है, ठीक है। लगभग 50 वर्षों तक इसने भारत पे रूल किया है, तो ये हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज तो इसकी बात हो गई। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक चीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो शासक कैसे बना, मतलब क्या हुआ जब, जैसे कि हमने बताया कि जब हुमायूं ने क्या हुआ मच्छीवाड़ा के युद्ध में शेर शाह सूरी के वंशज को, सिकंदर शाह सूरी को हराया, तो क्या हुआ फिर से जो आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में क्या हुआ, फिर से मुगल वंश की स्थापना हुई, यानी मुगल वंश की दोबारा पुनः स्थापना हुई। और मुगल वंश की स्थापना के बाद क्या हुआ, ज़्यादा वर्षों तक हुमायूं शासन नहीं कर पाया, उसकी क्या हुई, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर क्या हुई, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद क्या हुई, अभी जब इसकी डेथ हुई थी तो उस समय अकबर जो था वो मात्र 13 वर्ष का एक नाबालिग युवक था, ठीक है। नाबालिग युवक ही हम लोग कह सकते हैं, एक छोटा, है ना, 13 वर्ष का नाबालिग युवक था। और उसको जो है क्या कह सकते हैं, राजनीति का उतना ज़्यादा अभी उस समय ज्ञान नहीं था, ठीक है। दूसरा वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से था। और दूसरी चीज, जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई, इधर अफगान जो थे, क्या है कि जो सिकंदर शाह सूरी के जो क्या कहते हैं, वो जो दिल्ली और बंगाल और बिहार वाले इलाके में जो अभी भी रूल कर रहे थे, जो अभी भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ, उनको मौका मिल गया दिल्ली पर शासन करने का, मतलब दिल्ली पर हमला करने का, क्योंकि दिल्ली की गद्दी खाली। तो हुआ क्या इसी बीच, अब भाई अकबर को जो इसका संरक्षक था, मैं एक बताता हूं आपको, अकबर का जो संरक्षक, अकबर का संरक्षक, मैं 2 शब्द लिखूंगा यहां पे। पहला संरक्षक, अतालिक जिसको बोलते हैं, जो फारसी भाषा में एक शब्द है अतालिक। अतालिक मतलब दोस्तों होता है संरक्षक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैं एक एक शब्द आपको थोड़ा सिखा दूंगा, थोड़ा सा क्या होता है अतालिक। और दूसरा इसका उस्ताद मतलब इसका गुरु कौन था, तो बैरम खां। ये कौन था, तो बैरम खां। बैरम खां ने क्या किया, कालानौर में अकबर को क्या किया, मुगल वंश का सुल्तान घोषित कर दिया उसको, कालानौर में उसको सुल्तान घोषित कर दिया। और उसको क्या किया, वहीं से क्या हुआ, रूल करने का भी कहा। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई, उधर क्या हुआ, जो अफगान सरदार था या अफगानों का जो सेनापति था हेमचंद्र, जो हिंदू था, हेमचंद्र ने क्या किया, दिल्ली पर हमला कर दिया। और दिल्ली पर हमला करके क्या किया, दिल्ली को जीत लिया। और वहां पे स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि देकर क्या हुआ, दिल्ली पर शासन करने लगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पर जब कोई शासन करेगा तो मुगल वंश कैसे, मतलब कि जो मुगल वंश है उसका तो ख्याति बढ़ ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि जो दिल्ली पर शासन करेगा, उस समय दिल्ली केंद्र था, तो दिल्ली पर जो शासन करेगा उसका मतलब है कि वो पूरे भारत पर शासन करेगा। तो इसी क्रम में क्या हुआ, हेमू और अकबर के बीच में एक युद्ध होना एकदम निश्चित था। जो क्या था कि संप्रभुता या जो साम्राज्य विस्तार कह लो, या जो कह लो कि भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए लड़ा जाना एकदम स्वाभाविक था। क्योंकि 2 शक्तियां आमने सामने होने वाली थी। और बैरम खां जो था वो मुगल जो अकबर का संरक्षक था, और वो तो हर हाल में, क्योंकि वो हुमायूं का भी सेनापति था, पहले वजीर वकील था, ठीक है, वकील पद है, अभी मैं पढ़ाऊंगा जब मुगल प्रशासन तब बताऊंगा। तो ये क्या था, इनके बीच में युद्ध होना स्वाभाविक था। क्योंकि भाई कोई एक शक्ति रुकेगी, एक 2 शक्तियां बराबर 2 शक्तिशालियां नहीं रुक सकती हैं एक ही क्षेत्र पर, दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। तो इसी में क्या हुआ, इसी पृष्ठभूमि में क्या हो गया कि जब दिल्ली पर हुमायूं की सत्ता स्थापित हो गई, उधर कलानौर में अकबर शासक घोषित, मतलब सुल्तान घोषित कर दिए गए। अब क्या हुआ, बादशाह घोषित कर दिए गए। अब क्या होगा, तो निश्चित है भाई युद्ध होना। तो इसी में क्या हुआ, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ। क्या हुआ, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ। कब, 1556 में। किनके मध्य, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अलग पेन से, डिफरेंट कलर से। पानीपत का द्वितीय
युद्ध कब हुआ? तो मैंने बताया दोस्तों 1556 ईस्वी में। पहला 1526 में हुआ था। किनके मध्य हुआ है? तो दोस्तों अकबर और किसके? हेमचंद्र, जिसको हेमू भी बोलते हैं लोग, हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है, याद रखना इस चीज को, हेमचंद्र, ठीक है, इसको हेमू भी बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको हेमू भी लिख दिया। इनके मध्य हुआ। तो हेमू जो था, हेमू को क्या है, कुछ इतिहासकार भारत के, मध्यकालीन भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। अगर शब्द चाहे लिखना चाहे तो लिख लो, कभी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है इसको मध्यकालीन भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये छोटे से जागीरदार से होकर गुजरा है और धीरे धीरे क्या हुआ, एक बड़ा सेना नायक बन गया। और क्या है कि ये एक भी युद्ध अपने जीवन काल में नहीं हारा, और जब हारा तो मरा। यही पानीपत का युद्ध था जिसमें वो हारा था और उसमें मर गया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, भारत का, मध्यकालीन भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसको, मैं लिख दे रहा हूं, मध्यकालीन भारत का और प्राचीन भारत और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो याद रखना है समुद्रगुप्त को, ठीक है। और मध्यकालीन भारत का नेपोलियन लिख दे रहा हूं, अगर कभी बाई चांस पूछा जाए तब, वैसे तो ना के बाबा, मध्यकालीन भारत का नेपोलियन, ठीक है। कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं ऐसा, तो लिख लीजिए, आपके जानकारी के लिए ये सही रहेगा, ताकि कभी पूछा जाए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हेमचंद्र के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और ये हेमचंद्र एक बहुत योग्य और सेना नायक था, और इसकी सेना जो थी, जो क्या कहते हैं, अकबर के लगभग बराबर ही थी। जब दोनों आमने सामने आए तो उस युद्ध में ऐसा नहीं है कि अकबर स्वयं गया युद्ध लड़ने, क्यों? क्योंकि अकबर 13 साल का छोटा सा बच्चा था अभी, तो वो युद्ध में नहीं गया। उसके जो और क्या है, उसके जो सेना नायक, उसकी जो सेना है और जो बैरम था, उसने युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में क्या था कि जो हेमू की सेना है वो अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, और एक समय ऐसा लग रहा था कि जो हेमू है वो जीत जाएगा। लेकिन सौभाग्य देखो अकबर का कि क्या हुआ, एक तीर है ना, किसी सैनिक का एक तीर जाके हेमू की आंख पे लगा, और हेमू की आंख पे जैसे ही तीर लगा वो क्या हुआ, हाथी से गिर गया। और हाथी से गिरते ही क्या हुआ, जैसे ही वो हाथी से गिरा तो उसकी सेना में हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि जो सेनापति है वही जब लड़खड़ा जाएगा तो क्या होगा, तो सेना का मनोबल तो टूट ही जाएगा। तो सेना का मनोबल टूटा, और सेना जब भागने लगी तो क्या किया इन्होंने, जो अकबर की सेना, उन्होंने इसकी सेना को घेर कर मार डाला। और इस तरीके से क्या हुआ, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय हुई, यानी अकबर सफल रहा। ये अकबर का सौभाग्य ही था जो हेमू को तीर लगा, वरना क्या होता है, जो इतिहास आज कुछ और ही तरीके से लिखा जाता। क्यों? क्योंकि अगर अकबर पानीपत के द्वितीय युद्ध में हार जाता तो फिर क्या होता, फिर एक हिंदू क्योंकि हेमू हिंदू था, हिंदू सत्ता स्थापित होती दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में मतलब दिल्ली में पहली बार क्या होती, एक हिंदू, मध्यकालीन भारत में पहली बार दिल्ली पर एक हिंदू की सत्ता स्थापित होती, और जो भारत का समाज है, भारत की संस्कृति है, भारत की राजनीति, वो अलग तरीके से होती, ठीक है। अलग तरीके से मतलब क्या है भाई, हिंदू धर्म शासक करेगा तो क्या होगा, हिंदुओं पर ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। हालांकि हो सकता है कि उदार शासक होता, बट इतिहास तो कुछ और तरीके से पढ़ा जाता ना। आज मुगल के वंशज हम लोग ना पढ़ते, हो सकता है कुछ और ही पढ़ रहे होते, तो इसीलिए ये निर्णायक है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हेमचंद्र पराजित हुआ, यानी हेमू हार गया, और फिर क्या हुआ, अकबर, मैं इसमें ऐसे ही लिख दे रहा हूं, इसकी जीत है ना, इसकी जीत, ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिख लीजिए, आप लोग को याद करते हुए आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई, इसकी कहानी मैंने समझा दी, ये द्वितीय युद्ध हो गया, ठीक है। इस तरीके से जब द्वितीय युद्ध जीत गया तो अकबर क्या हुआ, अकबर आगरा में आ गया, आगरा से शासन करने लगा। आगरा से शासन करने के बाद दिल्ली पर भी इसका नियंत्रण हो गया, बट आगरा से ये शुरुआत में शासन करते थे। ये आगरा में इनका किला है ना, ये लोग रहते थे, तो आगरा से ये शासन करने लगा। फिर क्या हुआ, फिर इसने साम्राज्यवादी नीतियों को अपने यार ध्यान दिया, क्योंकि भाई जब ये शासक बना तो हर जगह विद्रोह हो रहे थे। बंगाल में अलग विद्रोह हो रहा है, इधर मिर्जाओं का अलग है, कश्मीर में विद्रोह हो रहा है, इधर गुजरात साइड अलग विद्रोह। तो जब ये राजा बना उस समय बहुत सारे क्षेत्रीय राजा हो चुके थे, और हर अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे। और इसी क्रम में इसने क्या किया, इसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, और साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उसने पहली बार राजपूतों को जीतने का निर्णय लिया। राजपूतों को इसने पहले क्यों जीतने का निर्णय लिया, तो इसके पीछे का बहुत सारा कारण है। जैसे कि अगर आप राजस्थान को देखेंगे तो भारत के राजस्थान क्या है, दिल्ली के पास में है, ठीक है, दिल्ली के पास में है। दूसरी चीज,
दिल्ली के पास अगर कोई शक्तिशाली शक्तियां हैं तो भारत का कोई भी शासक हो वो बंगाल विजय के लिए बंगाल अभियान नहीं करने जा सकता। क्यों? क्योंकि पास में ही इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां, राजपूत शक्तिशाली थे, ठीक है, राजपूत में उस समय राजपूत में बहुत सारे शक्तिशाली शासक हो चुके थे, ठीक है, तो बंगाल अभियान नहीं करने जा सकता। दूसरा, इतना बड़ा शक्तिशाली अगर शासक है तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो विद्रोह हो रहे हैं उनको दबाने के लिए नहीं जा सकता शासक, क्योंकि हो सकता है कि ये जाके दिल्ली पर कब्जा कर ले। जब तक तुम वहां से जाओगे, वहां से लौट के आओगे, तब तक तो यहाँ खेला हो जाएगा। दक्षिण अभियान नहीं कर सकते राजपूत अगर नहीं जीतोगे। गुजरात नहीं जीत सकते क्योंकि गुजरात जीतना है तो राजस्थान से होकर ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी था कि राजपूतों को नियंत्रण में लाया जा सके, ठीक है। और राजपूत उस समय हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे, क्योंकि राजपूत अगर आपकी प्रभुत्व सत्ता, आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदू धर्म पे लोग आपकी जो सहमति है आपको सहमति, मतलब आपके शासक की सहमति मिल जाएगी, यानी आपको शासन करने की सहमति एक तरीके से मिल जाएगी, क्योंकि राजपूत जो थे उस समय हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और राजपूत जब तक स्वतंत्र है तब तक हिंदुओं के प्रति आप कैसा भी नीति करिए, आप उनका विश्वास नहीं जीत पाएंगे, ठीक है, या आप उन पर उनके विद्रोह को नहीं दमन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राजपूत जरूरी थे। तो इसने राजपूत नीति के तहत इसने क्या किया, सबसे पहले तो क्या किया, राजपूत राजाओं के पास एक प्रस्ताव भेजा तो जिसमें से अधिकतर राजाओं ने मना कर दिया। सिर्फ एक शासक है, आमेर के राजा भारमल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रस्ताव में था क्या, मैं आपको बता देता हूँ। था ये कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, यानी हमको संप्रभु मान लीजिए। आपकी जो विदेश नीतियां हैं उसको हम तय करेंगे, किससे आपको संधि करनी है, किससे क्या करना है, ये बस मैं तय करूंगा, बाकी आप अपना शासन हूबहू चलाते रहिए, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या कहा, इसने कहा अगर आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो मैं क्या करूंगा, आपको निर्विवाद रूप से शासन तो करने ही दूंगा, आपको अपने मनसबदारी में बड़े बड़े पद दूंगा, अभी मनसबदारी में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या किया इसने, आप अपने धर्म को बनाए रखिए, आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए, अपने उसी तरीके से चलाते रहिए, ठीक है। और फिर क्या किया, सबको समान संरक्षण दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको समान संरक्षण दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसने प्रस्ताव में कहा। तो भारमेल के राजा ने इसकी प्रभुसत्ता यानी संप्रभु स्वीकार कर ली और अन्य राजाओं ने इसकी संप्रभुता नहीं स्वीकार की। तो 1567 में इसने क्या किया, चित्तौड़ पर हमला कर दिया। जब भाई नहीं माना तो भाई सबसे बड़ी बात है कि इसको राजपूत को अपने नियंत्रण में लाना ही था, साम्राज्य विस्तार के तहत पहले राजपूत को नियंत्रण में लाना ही, तो या तो प्रस्ताव स्वीकार करो या हमसे युद्ध करो। तो जब लोग नहीं माने तो उसने क्या किया, चित्तौड़ पर हमला किया, चित्तौड़, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटाता हूं। तो इसने क्या किया, चित्तौड़ पर हमला कर दिया। जब चित्तौड़ पर हमला किया तो हुआ ये कि जब चित्तौड़ पर हमला किया तो 1567 में चित्तौड़ पर हमला किया और चित्तौड़ के राजा को हराया, बुरी तरीके से हराया, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ उस समय। और जब उसको पराजित कर दिया, चित्तौड़ किला उस समय क्या था, राजपूतों में जैसे मारवाड़ का किला है, जैसे मेवाड़ का किला था, वैसे ही चित्तौड़ किला बहुत शक्तिशाली किला था। अगर इस पे जो विजय पा लेता तो मान लीजिए आधे से ज्यादा राजा उसके अधीनता वैसे ही स्वीकार कर ले। तो इसलिए सबसे पहले इसने इसी को टारगेट किया कि अगर हम चित्तौड़ को जीत लेंगे तो हमारे जो है आधे से ज्यादा राजा को हमें जीतना ही नहीं पड़ेगा, वो स्वयं से अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो इसने चित्तौड़ का घेरा डाला और चित्तौड़ को विजय कर लिया, जीत लिया। जब चित्तौड़ को इसने जीता तो 1568 के बाद अधिकतर राजपूत राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इसको अपना संप्रभु मान लिया, ठीक है, ये कर लिया। सिवाय एक के, कौन, तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, मेवाड़ के अलावा बाकी सब ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। मेवाड़ के अलावा बाकी सब ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तो अपने जीवन काल में कभी भी, तो छोड़ो जीवन काल तो कि में कभी भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। और अकबर ने मेवाड़ को, उसके शासनकाल में यही था कि मेवाड़ उसके नियंत्रण से दूर रहा, बाकी सारा राजपूत जो राजपूताना का जो क्षेत्र है राजपूत के अधीनस्थ था, ठीक है। तो ये शासक को छोड़कर बाकी सब ने 1568 तक सभी ने राजपूत को, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की राजपूत नीति दिल्ली के राजपूत राजाओं से बहुत ज्यादा, दिल्ली के सुल्तानों से बहुत भिन्न थी। दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया था, अकबर की राजपूत नीति के प्रति सिर्फ लेन की नीति अपनाई थी। यानी क्या करते थे
क्षेत्र जीतते थे, उनको अपने अधीन बनाते थे और उनसे क्या होता था, उनसे कर, रेवेन्यू, जो लूट खसोट जितना भी चाह लेते थे उतना कर लेते थे, ठीक है, उतना करते थे। बट इसने क्या किया कि इसने इसने ली कि सिर्फ संप्रभुता, कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए बस। और इसने दिया क्या था, इसने मनसबदारी में अपना, है ना, लोगों को जगह दी। जैसे कि अगर हम बात करें, जो क्या कहते हैं, मान सिंह, आमेर के जो राजा थे, जो भारमल के पुत्र हैं मान सिंह जो थे, वो कौन थे, वो 7,000 मनसबदारी में शामिल थे। 7,000 मनसबदारी यानी सबसे उच्च अधिकारी में शामिल होना, ठीक है। तो 7,000 जो सिर्फ वो अकबर कालीन मनसबदारी में सिर्फ 2 ही लोगों को 7,000 मनसबदारी मिली थी। एक मिर्जा अजीज कोका जो उनके फूफा जी थे अकबर के, और दूसरे ये मान सिंह को 7,000 मनसबदारी मिली थी। तो इस तरीके से प्रशासन में भागीदारी, दूसरा आपको समान संरक्षण, आपको अपने धर्म मानने की अनुमति, ठीक है, तीसरा वैवाहिक संबंध। तो इस तरीके से उसने क्या किया, संप्रभुता तो ली और उसने क्या किया, लोग बहुत कुछ दिया भी। तो इस तरीके से अकबर की राजपूत नीति और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की राजपूत नीति में ये फर्क था। दिल्ली सल्तनत के जो क्या कहते हैं सुल्तान थे, उन्होंने सिर्फ राजपूतों के प्रति सिर्फ लेन की नीति अपनाई, और इसने क्या किया, लेन एवं देन, लिया क्या, संप्रभुता, दिया क्या, बहुत कुछ। मनसबदारी में जगह दी, वैवाहिक संबंध अपनाए, जैसे जोधाबाई का जो नाम हम लोग सुनते हैं, वो आमेर की रानी थी, राजकुमारी थी, उनसे विवाह किया अकबर ने स्वयं। तो इस तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित किया राजपूत नीति के तहत, ठीक है। दूसरा कि आप अपने धर्म को मानिए, हमें धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने क्षेत्र में शासन करते रहिए। सबको समान संरक्षण दिया, सबको समान संरक्षण, समानता, स्वतंत्रता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उसने लेन एवं देन दोनों की पॉलिसी अपनाई। तो ये क्वेश्चन जो है पीसीएस मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर की राजपूत नीति दिल्ली के सुल्तानों के राजपूत नीति से किस तरह की भिन्न थी, किस तरह भिन्न थी। तो आप इन सब में यही पॉइंट लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई अकबर की राजपूत नीति के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, ठीक है। हम महाराणा प्रताप को भी छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ रहे हैं, उसको कभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र को में इसने क्या नीति अपनाई, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र को हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, इसको मैं जगह लेता हूँ स्पेस। इस समय क्या था कि इसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, उस समय इसके समकालीन 2 बड़ी शक्तियाँ थीं, मतलब मध्य एशिया में और ईरान में 2 बड़ी शक्तियाँ थीं। मध्य एशिया में उज्बेक, है ना, उज्बेक लोग थे जो उज्बेकिस्तान में, ये एक बड़ी शक्ति बन के उभरे। और दूसरा इधर ईरान में सफाविद जो सिया थे, उज्बेक सुन्नी थे क्योंकि मुगल भी सुन्नी थे, और सिया, इधर सिया कौन थे, वो सफाविद जो ईरान में शासन करे। तो ये 2 बड़ी शक्तियां थी जो मुगल के, जो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। और इनका जो था, जो उज्बेक था वो प्रसार में लगे हुए थे और सिया भी। तो इनसे क्या था कि अब इनसे अपने राज्य की रक्षा करनी थी अकबर को। तो अकबर ने क्या किया, जैसे कि ये क्षेत्र है, मैं इधर का ही क्षेत्र बना देता हूं आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये, तो जैसे कि ये उज्बेक यानी जो ऊपर वाला जो इलाका, इधर ये जो ईरान वाला इलाका, इधर ये पूरा जो क्षेत्र था, यहाँ पे सफाविद थे, सफाविद मतलब ईरान में थे, और इधर ये उज्बेक थे ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से ये उज्बेक थे। अब ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 2 बड़ी शक्तियां थी, और अकबर अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिम क्षेत्र की सीमा की सुरक्षा भी करना चाहता था। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने, जैसे उज्बेक हैं, उज्बेक सुन्नी थे और मुगल भी सुन्नी थे, तो उज्बेकों ने क्या अपनाया कि हम सुन्नी हैं, यानी भाई भाई कह लो एक तरीके से, हम भाई भाई मिलकर सिया जो है इनको पराजित करते हैं और उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रस्ताव उज्बेकों ने अकबर को दिया, तो अकबर ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, एक पहला रीजन तो उसने ये कहा कि ये जो सफाविद हैं, ये जो ईरान के जो हैं, इन्होंने हमारे अब्बा हुजूर यानी हुमायूं को शरण दी थी जब इनके बुरे दिन चल रहे थे। बुरे दिन का मतलब जब शेर शाह सूरी ने लात मार के उनको भगाया था उधर, ठीक है, तब इन्होंने शरण दी थी। दूसरी चीज, वो एक चीज ये भी जानता था कि अगर सफाविद हट गए, सफाविद अगर हटे, यानी सफाविद अगर को जीत लिया हम लोगों ने मिलकर, तो उज्बेक फिर महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे। तो इसलिए उज्बेकों को नियंत्रित या संतुलित करने के लिए ईरानियों यानी सफाविदों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और उसने ये भी नहीं किया कि उज्बेकों पर हमला करें और फिर सफाविद पर हमला, नहीं, किसी पर उसने हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया,
क्योंकि भाई वो जान रहा था इस क्षेत्र को अगर हम जीत भी लेंगे तो हमें इसको नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि बहुत दूर है दिल्ली से। और हमें सबसे बढ़िया क्या है कि हमें जो अपनी शक्ति है, धन है, बल है, उसका प्रयोग भारत में करना चाहिए। भारत के क्षेत्र को जीतेंगे तो हम उसको नियंत्रण भी कर पाएंगे और वो वहां से ज़्यादा उपजाऊ भी है, यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू भी हमें मिलेगा। तो इसलिए इसने मध्य एशिया या ईरान के क्षेत्र में इसने क्या किया, प्रसार करने की नीति नहीं अपनाई। इसने क्या किया, इसने सुरक्षात्मक नीति अपनाई। तो आपसे पूछा क्वेश्चन ये जैसे कि अकबर ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में सुरक्षात्मक नीति अपनाई थी? तो हाँ, है ना, सुरक्षात्मक नीति अपने, इसने आक्रामक नीति नहीं अपनाई। इसने क्या किया, इसने किया ये बस कि जो अफगानिस्तान से आने वाले उज्बेकों का जो हमला था, यानी मध्य एशिया से आने वाले उज्बेकों का हमला हिंदू कुश को पार करके ही करेंगे। तो उसने क्या किया, हिंदू कुश को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, इधर क्या किया इसने, इधर पेशावर को अपने नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि ईरान जब से लोग आएंगे तो सब पेशावर होते हुए, तो इसने क्या किया, पेशावर को अपने, तो ये इन दोनों क्षेत्र को क्या करिए उसने अपने नियंत्रण में ले लिया। और ये लगभग 15-16 साल इस यहाँ रहा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को नियंत्रित करने, लगभग 15-16 साल तक ये यहीं रहा, दिल्ली से दूर, यानी लाहौर में रहा। लाहौर में इनसे मतलब अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों के प्रति उसने क्या किया, सुरक्षात्मक नीति अपनाया और उसने किसी पर हमला नहीं किया और ना ही किसी को अपने क्षेत्र में आने दिया। ठीक है, इसके बाद उसने कश्मीर के जो विद्रोह हो रहे थे मिर्जाओं का, वहाँ पे उसने विद्रोह को दबाया, कश्मीर को अपने नियंत्रण में लिया। फिर क्या किया उसने, इधर से ही उसने क्या किया, जब राजस्थान को जीता तो उसने गुजरात को भी जीता, इधर गुजरात को जीत लिया, इधर बंगाल को भी उसने अपने नियंत्रण में लिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, राजपूताना, गुजरात, बंगाल के क्षेत्रों में इसने इसको जीत लिया। और यह भी जानना है कि मुगलों के अधीन पहली बार पंजाब जो है अकबर के सब काल में ही नियंत्रण में आया था। हुमायूं ने जीता जरूर था, मगर मैंने बताया था उसने नियंत्रण नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, उसकी उत्तर पश्चिम नीति आपको समझ में आ गई होगी। ये थी उसको उत्तर पश्चिम नीति जो है सुरक्षात्मक नीति अपनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शॉर्ट में इनको जानना है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने हमको। ठीक है, तो ये बात होगी। फिर हम बात करते तो दक्षिण नीति। दक्षिण नीति को मैं बताता हूँ कि जब विजयनगर साम्राज्य जो था और जो बहमनी साम्राज्य, तो जब बहमनी साम्राज्य जब टूटा है तो उस समय 5 राज्य निकल के आए थे, जिसमें गोलकुंडा है, बीदर है, बरार है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, देखो गोलकुंडा मैं लिखता हूँ, फिर नहीं तो फिर देखो गोल क्या था पहला, अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, है ना, बीदर, बीजापुर। ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, और इसी में एक और था, देखो अभी मैं भूल गया। फिर अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, चलो एक और होगा अभी तो मैं याद मुझे नहीं आ रहा, देखो क्या था, मैं देखो भूल गया अभी तुरंत ही, अरे यार। ठीक है, तो इस तरीके से इससे 4-5 क्षेत्र का उसने डिवीजन हुआ था। बरार, हाँ ठीक है, बरार। ठीक है, बरार, ये 5 क्षेत्र का देश दोस्तों क्या हुआ था, ये इनके बहमनी साम्राज्य जब टूटा था ये 5 टुकड़ों में टूट गया था। फिर क्या हुआ कि जो बीदर है उसको क्या किया था, उसको बीजापुर ने जीत लिया था, अहमदनगर को बरार ने जीत लिया था, गोलकुंडा इस तरीके से। तो ये बचे थे 3। जब मुगल शासक जब ये कर रहा था, जब ये अकबर था, उस समय गोलकुंडा था। ठीक है, अहमदनगर था। ठीक है, दक्षिण में मैं बता रहा हूँ आपको राज्य कौन कौन से थे, इसके बिंद के दक्षिण में, और कौन था, बीजापुर था। तो ये 3 राज्य थे, और इसी में एक महाराष्ट्र और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण और उत्तर का, महाराष्ट्र के उत्तर के इलाके को लेकर एक खानदेश नाम का एक क्षेत्र था, खानदेश। तो ये 4 क्षेत्र थे। ठीक है, ये 4 क्षेत्र थे जो दक्षिण में, जो उसकी सीमा से लगते राज्य कर रहे थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, दक्षिण को भी एक प्रस्ताव ये भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम आपको ये देंगे, जो जैसे राजपूत के प्रति उसने अपनाया। तो इसमें से क्या हुआ, खानदेश ने तो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, खानदेश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, बट इन तीनों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसने क्या किया, इन पर हमला किया। हमला जब किया तो क्या हुआ, अहमदनगर के आधे क्षेत्र को ये जीत ही पाया था, क्षेत्र को ये जीत ही पाया था कि क्या हुआ, उधर दिल्ली में या आगरा के इलाके में उसने उधर क्या, सलीम ने विद्रोह कर दिया।
सलीम के विद्रोह को दबाने के चक्कर में ये क्या हुआ, अहमदनगर को आधा अहमदनगर जीत के अपने प्रशासक को यहाँ बैठाकर और चला गया वहाँ विद्रोह दबाने। ठीक है, विद्रोह दबाने के बाद क्या हुआ, वहाँ विद्रोह तो सलीम का विद्रोह तो दबा दिया गया, बट इधर फिर दोबारा उसको दक्षिण के विस्तार करने का मौका नहीं मिला। फिर क्या, क्योंकि बहुत एज हो गया था और फिर क्या 1605 में उसकी डेथ हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जहां सलीम जो है जहांगीर के नाम से शासक बना। तो उसने क्या किया, दक्षिण नीति के तहत उसने सिर्फ क्या किया था, अहमदनगर और अहमदनगर का कौन सा आधा क्षेत्र उसने जीता था। तो याद रखना है कि अहमदनगर का आधा क्षेत्र अपने राज्य में नियंत्रण किया था। फिर इसको पूरा राज्य किसने जीता था, तो शाहजहां के काल में ये पूरा आ गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो अहमदनगर को, तो इस तरीके से उसकी दक्षिण नीति भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आगे आते हैं। लिख लिया ना कि अहमदनगर, ये जो मैं बोलता जाता हूं थोड़ा थोड़ा आप लोग शॉर्ट में भी लिख लेंगे। ठीक है, और सुने बात, ज़्यादा फोकस करें सुनने पर, सुनने फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये हम बात हो गई इसकी। तो बैरम खां का रोल तो आ ही रहा है। बैरम खां, हम लोग जब प्रशासन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे बैरम खां के बारे में थोड़ा सा आपको कि क्या हुआ था उसके साथ में। अकबर की साम्राज्यवादी नीति, धार्मिक नीति के तहत देखो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसके शब्द लिख, अब आप धार्मिक नीति पॉइंट लिखिए और उसमें लिखते चलिए मेरे साथ, कुछ कुछ मैं आपको बताते चलूंगा। इसने जजिया को समाप्त कर दिया, जजिया को समाप्त कर दिया है। मैंने बताया था जजिया क्या था, वो जो गैर मुस्लिम थे, जो गैर मुस्लिम प्रजा थी, है ना, उनसे लिया जाता था। यानी जो जिम्मी होते थे, मुस्लिम लोग हिंदुओं को जिम्मी बोलते हैं। ठीक है, जिम्मी होते थे, यानी जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे जो है जजिया लिया जाता, और ये समांतर 2.5% होता था, 2.5% होता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सब समाप्त कर दिया। दूसरा फिर क्या किया इसने और क्या किया, इसने सबको धार्मिक संरक्षण भी प्रदान किया, संरक्षण भी प्रदान किया। मतलब आप जिस धर्म के हैं आप उसी धर्म के बने रहिए। ठीक है, आप उसे धर्म के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको संरक्षण मिलेगा अगर कोई आपको दिक्कत करता है ना। ठीक है, तो इसने सबको धार्मिक संरक्षण दिया। फिर तीसरा क्या किया इसने, इबादत खाना, इबादत खाना की स्थापना की शुरुआत, इबादत खाना की स्थापना लिख लो, चलो ठीक है, किस स्थापना की। ये इबादत खाना क्या है मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा। इबादत खाना है ना, इबादत है ना, इबादत खाना की स्थापना की मतलब क्या है दोस्तों। इबादत खाना देखो क्या था, मैं इसके बारे में देखो आपको बताता हूं। इबादत खाना जो था ये जैसे कि एक तरीके इसको बोल लो धार्मिक कक्ष था। धार्मिक कक्ष का मतलब यह है कि जैसे ये क्या करता था, कोई जैसे कोई मुद्दा हो तो उस मुद्दे पे क्या करता था, ये सभी जो धर्म गुरु होते थे उनको एक कक्ष में बुलाता था और उनसे क्या करता था, उस मुद्दे को लेकर उनसे राय लेता था, है ना। तो इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि इबादत खाना एक कक्ष था। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु, जैसे पारसियों में आते थे पारसी गुरु, हिंदुओं में पंडित जाते थे, जो बड़े प्रकांड पंडित होते थे वो जाते थे उस मुद्दे को, है ना। ईसाई मिशनरियों को बुलाता था। ईसाई मिशनरियों में मैं आपको बता दूं 2 लोग इसके शासनकाल में आए थे ईसाई मिशनरी, लिख लीजिएगा कहीं पे भी, है ना, अभी लिखा याद आ गया तो लिखा देते हैं। ईसाई मिशनरी में आपको याद रखना है कि एक्वा वीवा और मॉन्सरेट, ये 2 लोग इसके मॉन्सरेट, इसके 2 लोग क्या थे, इसके दरबार में आए थे। ठीक है, ये ईसाई मिशनरी हैं। यह याद रखना, पूछा जा सकता है कि कौन से ईसाई मिशनरी जो है अकबर के शासनकाल में भारत आए थे, तो एक्वा वीवा एवं मॉन्सरेट। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न धर्म ग्रंथों के व्याख्याता यानी जो गुरु होते हैं उनको बुलाया जाता है और उस मुद्दे पर मशवरा किया जाता है और फिर निर्णय जो है उसका अंतिम निर्णय जो है वो राजा लेता था, यानी जो अकबर है या जो सुल्तान है वो लेता था, है ना। ये इसने शुरुआत की थी इसकी। ठीक है, तो इसी के तहत फिर क्या होता था, जब मान लो अब क्या होता था, जैसे हिंदू से कोई चीज़ पूछा जाता था तो हिंदू धर्म है उसमें क्या बताया अपनी बढ़ा चढ़ा के बात, मुस्लिमों से पूछा जाता तो वो अपने बढ़ा चढ़ा के बात, इसी तरह के हर धर्म के लोग अपनी अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते कि हमारे धर्म में ये ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है। तो इन सब की राय वो लेता रहता था, इसी के तहत उसने इबादत खाना की शुरुआत की थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर इसने महजरनामा, महजरनामा ये क्या है? अब जैसे क्या होता था, इनकी बातों का चर्चा होने के बाद क्या होता था, इस पे अंतिम निर्णय जो है वो राजा लेता था। अंतिम निर्णय राजा, यानी शरीयत में क्या लिखा है इससे उसका मतलब नहीं था, क्या सही है क्या गलत है, राज्य के लिए क्या सही है, उसके हिसाब से निर्णय लेता था। और इनके जो धर्म गुरु होते थे उनसे जो मुद्दे पर बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता था, लास्ट में अपना निर्णय जो देता था, उसी के तहत ये महजरनामा था। ठीक है, महजरनामा में क्या होता था, राजा अपनी जब इन पर जब चर्चा होने के बाद फिर क्या होता था कि राजा अपना जो निर्णय सुनाता था उसको महजरनामा, ठीक है, उसको महजरनामा। ठीक, इसने फिर क्या किया दोस्तों, इसी तरीके से इसने दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया। दीन ए इलाही, मैं इधर में डाल दे रहा हूं, दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया। ठीक है, इसी में देखो इसमें क्या था, इसमें लोग स्वेच्छा से जुड़ते थे, ये किसी को फोर्स नहीं करता था। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, इसका जो अनुनायी था, पहला अनुनायी जो था दीन इलाही का, पहला अनुनायी बीरबल था, ये याद रखना। ठीक है, बीरबल था पहला अनुनायी, बीरबल ने सबसे पहले इसके धर्म को अपनाया था, ये दीन इलाही का अनुनायी बना था। ठीक है, ये याद रखना है। इसी में जैसे ये हिंदू है, और इसी में देखो जैसे हम मान सिंह की बात करते हैं, तो मान सिंह से, ठीक है, जब दीन इलाही का अनुकरण करने के लिए कहा गया तो इसने कहा, तो मान सिंह ने जवाब दिया कि मैं जो है कि मैं आपकी इस बात को मानने के अलावा हर एक काम कर सकता हूं। जैसे कि आपने जो, मान लीजिए आप हमारे धर्म, जो हमारा धन है, आप हमसे धन ले लीजिए, आपने जो प्रतिष्ठा हमें दी वो प्रतिष्ठा हमसे ले लीजिए, हमारी जो मृत्यु है, जो हमारे प्राण है, वो भी आपके लिए कर्जदाई है, वो भी आप लेने के लिए कहेंगे मैं दे दूंगा, बट मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये धर्म जो है वो आपने नहीं प्रदान किया है, ये हमें अपनी संस्कृति से मिला है और इसे मैं नहीं छोड़ सकता। और अकबर ने इसे सहजता से स्वीकार भी किया, अकबर ने उससे फोर्स नहीं किया कि नहीं कर ही लो, वो है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि उसने जो दीन इलाही जो शुरू किया है, उसमें जरूरी नहीं कि वो फोर्सफुली लोगों को अपने अनुयायी बनाए, नहीं, जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं वो धर्म में उसके अनुयायी बने। तो इसमें सबसे पहले जो है बीरबल बना था इसका अनुयायी। ठीक है, ये याद रखना आपको, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि पेपर के टाइम पर आपको याद रहे, बाकी इसमें डिटेल से बहुत पढ़ा जाता है। ठीक है, जब मेंस लिखेंगे तब कभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी स्टोरी बता के आपको याद रखना था। तो ये दोस्तों इसके धर्म के बारे में बात हो गई। ठीक है, इसके धर्म के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी इसकी मनसबदारी के बारे में। मनसबदारी क्या था दोस्तों? मनसबदारी मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो आपको। ठीक है, देखो मनसबदारी का मैं मतलब बताता हूं। जैसे कि जो मनसब है, मनसब मतलब क्या होता है, जो सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सभी मनसबदार थे। जो सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सभी मनसबदार थे, यानी सरकार के अधिकारी ही मनसबदार होते थे, सरकार के अधिकारी ही मनसबदार होते थे। ठीक है, जितने भी सरकारी अधिकारी थे वो सभी मनसबदार होते थे, है ना। सरकार के अधिकारी, शॉर्ट में बहुत मैं ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको याद रहेगा। सरकार के अधिकारी, सरकार के अधिकारी मनसबदार कहलाते थे, मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, इस मनसबदारी की शुरुआत अकबर ने ही की थी पहली बार भारत में। मैं आप बता देता हूं, भारत में मनसबदारी की शुरुआत 1567, याद रखना 1567 ईस्वी में, 67 ईस्वी में अकबर ने की, अकबर ने की। ठीक है, अकबर ने की। ये 1567 है। ठीक है, याद रखना है,
इसके बाद ये पद्धति इसने कहाँ से ली थी? तो ये मध्य एशिया से, इसने ये पद्धति जो है मध्य एशिया, विशेषता दोस्तों मंगोलों से, मंगोलों के तहत ये चलती थी ये नीति, है ना, ये प्रशासन की ये स्ट्रक्चर, तो उसने वहाँ से इसको लिया था। तो ये याद रखना है कि इसने यह जो मनसबदारी जैसी पद्धति जो है कहाँ से ली थी, लिख लेना है। मनसबदारी पद्धति इसने मध्य एशिया से अनुकरणित करी है थी, विशेषता मंगोलों से, ठीक है, विशेषता मंगोलों से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मनसबदारी के बारे में बता दूं, तो जैसे अबुल फजल जो है वो बताते हैं कि मनसबदारी में 66 श्रेणियां होती थी, जिसमें 66 श्रेणियों के तहत वो बताता है कि 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबदार होते थे। यानी एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, पे ग्रेड के लोग नहीं होते हैं, जैसे पे ग्रेड के लोग होते हैं, किसी को 30,000 रुपये मिल रहा है, किसी को 20,000 रुपये मिल रहा है, किसी को 25,000 मिल रहा है, किसी को वेतन मिल रहा है। इसी तरीके से क्या होते थे, मनसबदार होते थे, जिनको 10 रुपये मिलते थे उनको 10 रुपये मनसब बोलते थे, जिनको 500 रुपये मिलते उनको 500 मनसबदारी बोलते थे, जिनको 5,000 मिलते वो 5,000 ही मनसबदार होते थे, जिनको 7,000 मिलता था उनको 7,000 ही मनसबदार होते थे। और बता दूं, अबुल फजल ने बात तो की है 66 श्रेणियों की, बट मुख्यतः अकबर ने 33 श्रेणियां ही अकबर के शासनकाल में दिखाई पड़ती, 33 श्रेणियां थी। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबदार, मगर जो हमको ज़्यादातर दिखते हैं वो 7,000 ही मनसबदार ही दिखते हैं। यानी 10,000 तक के मनसबदार किसी को नहीं बनाया गया, सिर्फ 7,000 ही मनसबदार, जिनमें मैंने आपको बता दिया 2 थे, मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह, दोनों को 7,000 ही मनसबदारी में शामिल किया था। तो ये कौन है, ये अधिकारी थे। तो मैंने बताया ना, सरकार के अधिकारी मनसबदार कहलाते थे, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मैंने तो बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। और मैंने बता इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे 10 रुपये जिसको मिल रहा है वो 10 रुपये मनसबदार हो जाएगा, 20 रुपये मिल रहा है, 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबदार होते थे, ठीक है, मनसबदारी मिलती थी। तो इस तरीके से ये हमको मनसबदारी के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। कहाँ से मिलती है, कितनी श्रेणियाँ थी, मैंने बता दिया। अबुल फजल, हाँ एक चीज़ और याद रखना, जो अबुल फजल हैं, ये इसके समकालीन जो थे वो 2 इतिहासकार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कादिर बदाऊनी, ठीक है। मैं इसको मिटाल के थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको, है ना, उनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, दोनों का। ठीक है, पहला कौन है, तो जैसे कि अगर हम बात करें अबुल फजल, ये इसकी रचना जो है वो अकबरनामा, ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा पूछा जा सकता है। और इसी तरह के हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। और बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी थी, किस भाषा में, तुर्की भाषा। ये दोनों कौन सी, फारसी भाषा। याद रखना इन सब चीज़ों को, मैं पीछे पढ़ाते जा रहा हूँ, अब आगे पता चले भूल जाएं। अब्दुल कादिर बदायूनी, इसके समकालीन इतिहासकार हैं, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है, बदायूनी, ठीक है। तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी, मुंतखाब तवारिक, ठीक है, मुंतखाब तवारिक। ये 2 इतिहास आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंतखाब तवारिक, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अबुल फजल, अकबरनामा, ठीक है, एक है अब्दुल कादिर बदायूनी। इनकी पुस्तक रचना के नाम पूछा जा सकता है कि अब तवारिक की रचनाकार कौन है, या, है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक। तो ये दोस्तों हो गई, हमने अकबर की बात कर ली, अकबर के बारे में बात कर ली। देखो अभी मैं आपको अकबर की राजस्व नीति पढ़ाऊंगा आगे, भू राजस्व नीति, क्योंकि वो पूरा पढ़ाना है। फिर मैं आपको प्रशासन बारे में पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग राजाओं का अध्ययन कर लेते हैं, जैसे कि आज हम लोग ने अकबर के बारे में पढ़ा, इसी तरह कल हम जहांगीर, फिर कल हम लोग जहांगीर और शाहजहां दोनों को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं। फिर हम लोग अलग से औरंगजेब पढ़ लेंगे। औरंगजेब के करने के बाद हम लोग फिर
मुगल भू राजस्व पढ़ लेंगे और फिर प्रशासन पढ़ लेंगे। तो फिर इस तरीके से क्या हो जाएगा, मुगल प्रशासन पूरी तरीके से या मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा मध्यकालीन भारत में, जितना हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक तो यहीं तक रहता है दोस्तों, बाकी हम लोग कल शुरू करेंगे। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो या सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट भी कर दें और दूसरों को शेयर भी करें। शेयर करने से को बिल्कुल ना भूलें, मतलब दोस्तों शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे और एनर्जी आएगी, मैं और अच्छे से काम करूँगा। मैं इतनी मेहनत दोस्तों कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को मैं अच्छा कंटेंट देना चाह रहा हूँ। वरना देखो अकबर के बारे में मैं चाहता तो शॉर्ट बता के चला जाता, बट उसका कोई मतलब भी नहीं है। मैं देखो अभी ये मैंने फुल नहीं पढ़ाया मैंने, अगर फिर भी आपको एक ऐसा इंडिकेटर दे दिया कि कोई भी पेपर में वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे, मैं इसकी आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, इसके बीच में एक छूट गया है, हल्दी घाटी का युद्ध, मैं अभी यहीं लिखा देता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। याद इसको लिख लीजिए। मैंने बताया था कि हम लोग महाराणा प्रताप को बाद में पढ़ेंगे, मैंने ये बोला भी था, बट यहाँ पे आप लिख लीजिए अकबर के काल में ही पढ़ लें तो अकबर में जरूरी है। तो लिख लीजिए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, और जिसमें क्या हुआ था, महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, अकबर जीत गया था, महाराणा प्रताप भाग गए थे वहाँ से। ठीक है, युद्ध को छोड़कर। ठीक है, तो ये बात है, तो ये समझ में। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। बाय, जय हिंद दोस्तों।